नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी के बारे में आपको बताएंगे। मेरे मित्र भी हैं, आकाश नागर। आकाश नागर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक जमीनी नाम जरूर कह सकते हैं। बड़ा नाम तो खैर आजकल परिभाषाएं अलग हो गई हैं और हम लोगों ने बहुत साथ साथ पत्रकारिता की। तो सबसे पहले तो आकाश का एक बहुत छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक गाँव पड़ता है कचेड़ा। कचेड़ा की छोटी सी गलियों से निकल के प्राइमरी स्कूल में पाठशाला में अपनी जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत की। उसके बाद तमाम जो स्कूल है, मतलब ग्रामीण परिवेश में आप समझ सकते हैं कि 30 साल पहले कैसी परिस्थितियां रही होंगी। उन परिस्थितियों से निकल के अपने आप को स्थापित किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े नाम के तौर पे मैं तो ज़रूर कहूँगा। चाहे हम गौतम बुद्ध नगर में कासना कांड की बात कर लें, चाहे हम निठारी कांड की बात कर लें, और उसके अलावा उत्तराखंड में भी बाबा रामदेव जब शुरुआती दौर में थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर एक उसमें इन्होंने अपने जिस अखबार में काम करते थे उसमें प्रकाशित की, जिसमें हिरण के अंडकोशों का इस्तेमाल करने, ऐसी सेक्सवर्धक दवाई बनाने का आरोप लगे। और वो उस अखबार की प्रतिष्ठा ये थी कि उस अखबार को संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में लहराया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, वो एक अलग विषय है, उन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आगे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राजकुमार भाई। एक छोटा सा परिचय खुद आप अपने शब्दों में। दरअसल मेरे पिताजी भैंसों का काम करते थे, हरियाणा से भैंस लाते थे और यहाँ बेचते थे। तो मुझसे कहा करते थे कि बेटा हमारा भैंसों का बिजनेस बहुत बड़ा है, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है पत्रकारिता करने की, हमारे इसी काम में लगना। लेकिन मैं भैंसों की पूंछ पकड़ने की बजाय कलम पकड़ने को प्राथमिकता दी मैंने, और फिर मैंने पूंछ पकड़ने का बजाय एक कलम पकड़ी और कलम से मुझे एक इतना महत्व मिला कि आज यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पाठकों के और लोगों के दिलों में स्थान बनाया। जर्नलिज्म जो मैंने की, जो पत्रकारिता की, फेयर जर्नलिज्म की, मतलब सच की पत्रकारिता। अच्छा आकाश जी, आपके साथ पढ़ने वाले लोगों में अनिल दुजाना का नाम भी आता है, क्योंकि दुजाना बिल्कुल आपसे सटा हुआ नाम है। मैंने फिर प्राइमरी पढ़ने के बाद फिर मैं श्री गांधी इंटर कॉलेज दुजाना में एडमिशन लिया, तो वहाँ अनिल दुजाना हमारा क्लास फेलो था। तो हम देखते थे, जब हमसे बड़ा घुला मिला था, वो हमारे साथ पढ़ता था, दोस्त था, क्लास फेलो था। हमें यकीन नहीं था कि अनिल दुजाना एक दिन इंटरनेशनल स्तर का आदमी, ख्याति प्राप्त आदमी बनेगा। देखो, जब आदमी पढ़ते हैं, एक साथ क्लास में पढ़ते हैं, तो तब ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कौन क्या करेगा, क्या रचेगा। उसकी कुछ दिनों बाद ही पता चलती है। तो हुआ क्या था कि एक बार जब पहला मर्डर किया था अनिल दुजाना ने, 2 मर्डर किए थे हमारे गांव कचेड़ा और दुजाना के बीच में। तो उन दिनों में चेतना मंच की पत्रकारिता करता था। तो सेक्टर 20 मैं बता दूं कि चेतना मंच में हम लोग साथ रहे हैं और हमारी प्राथमिक पाठशाला रही है। इस समय जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, चाहे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चेतना मंच अपने आप में ऐसा अखबार है जिस अखबार में तमाम जो संस्थान है, चाहे हम अमर उजाला की बात कर लें, दैनिक जागरण की बात करें, उन तमाम अखबारों में जो लोग आज शीर्ष पदों पर काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो है वो चेतना मंच से कहीं ना कहीं निकले हैं। तो यादें ताज़ा होगी। खैर मैंने आपको बीच में रोका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आगे चेतना मंच में तब मैं एक क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो मुझे सेक्टर 20 थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। तब एसएसपी और एसपीसीटी और सब हम लोग, ये जितने भी पुलिस वाले थे, सेक्टर 20 थाना में ही जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, नोएडा का बहुत महत्वपूर्ण थाना रहा है। तो वहाँ जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो पता चला कि अनिल नागर एक पकड़ा गया है आरोपी, जिसने दो मर्डर किए हैं। कौन से सन की बात रही होगी ये शायद मुझे लग रहा है कि 2000 के समथिंग। 2000 मतलब 23 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। 2000 के समथिंग के बाद। तो तब हमें पता नहीं था कि वो अनिल नागर जो हमारे साथ हमारी क्लास में बैठता था, पढ़ता था, लिखता था, आज दूसरे रूप में मिलेगा। खैर मास्क, मुंह पर कपड़े ढके हुए 3 लड़कों को लाया गया और बताया गया इन्होंने 2 मर्डर किए हैं, और उसका खुलासा किया गया। तो जैसे ही उनके मुंह से पर्दा हटाया गया, तो उन्होंने सीधे अनिल दुजाना ने, जो तब अनिल नागर था, उसने कहा आकाश भाई राम राम। तो सब पत्रकार
मेरी तरफ देखने हाँ, लगे। पुलिस के अधिकारी भी स्वाभाविक तौर पे अधिकारी मेरी तरफ वही देखने हार्डकोर क्रिमिनल अपराध के मामले में, मर्डर के मामले में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो आकाश नागर से राम राम कर रहा है। तो एसएसपी, एसपी सिटी, एसएचओ सब मुझे देखने लगे। तो ऐसे में एक तरीके से मेरी परीक्षा थी कि ऐसे में मैं क्रिमिनल भाई को राम राम लूँ, करूँ या नहीं करूँ। लेकिन मैंने राम राम करी उससे, तो बहुत खुश हुआ। बोला भाई ठीक हो, मैंने कहा हाँ। तो अच्छा आकाश जी, और आप अब क्योंकि ये तो जीवन की नहीं, वो आगे मैं बता रहा हूँ कि अनिल नागर, अनिल दुजाना कैसे बना। ओके, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी जी जी। बहुत कम लोगों को पता है। तब वो वहां से चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तो सभी पत्रकारों ने मुझे घेर लिया। बोले ये क्या है, आपके दोस्त? मैंने कहा हाँ दोस्त भी है, मेरा क्लास फेलो भी है, मेरे गांव का भी है। तो बोले तो ये क्या है मामला? मैंने कहा ये मर्डर किया है और ऐसे मामला है। तो फिर वहां मुझे लगा कि ये शुरुआत थी और आगे चल के बहुत बड़ा क्षेत्र में, क्राइम के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है अनिल नागर। तो मुझे लगा कि नागर शब्द जो हमारा नागर टाइटल है वो कहीं ज्यादा ही कुख्यात, मतलब बदनाम ना हो जाए। तो तब मैंने सारे पत्रकारों से एक रिक्वेस्ट करी कि ये अनिल नागर नहीं, अनिल दुजाना है। क्योंकि अच्छा, यहाँ से दुजाना की शुरुआत हुई। हाँ, क्योंकि सब लोगों ने, पुलिस ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज जो दी थी उसमें अनिल नागर लिखा हुआ था। तो इसमें तो ये समझिए आप कि जो आपका नागर समुदाय है उसको आपने संरक्षित करने के लिए दुजाना भी दाव पे लगा दिया। हाँ, मैंने ये सोचा कि एक गांव में सिर्फ एक गांव का नाम रहेगा। अगर क्योंकि इस क्षेत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा सा देखो हमारी जो वो एक दूसरा मैटर तो रहा पहले से हमको, इमोशन तो थोड़ी, इस जाति को क्या कहते हैं, क्या रहा है, तो आप सब जानते हैं। तो वहां मुझे ऐसा लगा कि यहाँ दुजाना नाम रखना चाहिए। तो तब मैंने सभी पत्रकारों से कहा आज के बाद इनका नाम अनिल नागर नहीं, अनिल दुजाना रखिए। चलिए भाइयों, आज ये भी एक नई बात पता लगी क्योंकि अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी। अब एक घटना याद आती है निठारी कांड की। निठारी में बच्चे गायब हो रहे थे, मैं भी आपके साथ रिपोर्टिंग करने के लिए गया और छोटे छोटे बच्चे थे, उस कोठी के आसपास जाते थे। वो जो पूरा घटनाक्रम, अगर उसको बहुत संक्षेप में अगर हम अपने साथियों को बता सकते। वो उस समय की बात है, तब चेतना मंच से मैं निकलकर संडे पोस्ट अखबार में आ गया था। दी संडे पोस्ट अखबार। तो दी संडे पोस्ट अखबार में जो मेरी संडे पोस्ट के बारे में बता दें कि संडे पोस्ट पहाड़ का एक ऐसा अखबार है, साप्ताहिक अखबार है, जिसने अपनी एक अलग तरीके की छवि बनाई है और उसको, उस डिग्निटी को आज भी संडे पोस्ट और अपू जोशी और उनकी टीम के लोग जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो उस दौरान क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह चला जाता था उस परिवार के पास। एक परिवार नहीं, वो 8-9 परिवार थे जिनकी बच्चियां गायब हुई थी। सबकी अलग अलग स्टोरी लेता, उनसे बात करता, फिर अगले दिन फिर उनके पास पहुंच जाता, फिर अगले दिन पहुंच जाता। तो वो सभी जो परिवार थे जिनके बच्चियां खोई थी वो मुझसे इतने परेशान हो गए कि वो हाथ जोड़ने लगे। वो इसलिए कि वो एक ठेली लगाते थे बेचारे, कोई ठेली लगाता था, हाँ, बहुत निचले स्तर के लोग थे, कोई सब्जी बेचता था। तो मैं उनका घंटों बर्बाद करता था। मिठाई कांड के बारे में बता दें आपको कि एक सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंधेर बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके पास जेसीबी जो है उसकी नॉर्दर्न इंडिया की पूरी एजेंसी थी और प्रशासन पर उनका बहुत असर था। D5 एक कोठी थी, उस कोठी के अंदर वो बैठ के अय्याशी करते थे, तमाम तरीके की चीज़ें होती थी और उसमें तकरीबन 13 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो गायब हुए। शायद टोटल 16 मुकदमे उसमें हुए हैं और उसमें जो सुरेंद्र कोहली है वो उन बच्चों का कत्ल करके उन बच्चों के कुछ अवशेषों को, कुछ अंगों को खा जाता था, उनके साथ सेक्सुअल वारदात करता था। तो मतलब इतना जघन्य मसला है कि वो हिंदुस्तान में अपने आप में एक काले अध्याय के तौर पर हमेशा जाना जाता रहेगा। जी कंटिन्यू। तो तब मैं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास जाता तो कई घंटे उनके मैं खर्च कर देता था। तो वो, क्योंकि वो बोले कि हमारे बच्चे तो चले गए पहले वाले, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं हमारे साथ जो हैं उनका हमें पेट पालना है और आप हमारे कई घंटे बर्बाद कर देते हैं, हमें पूछते रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं। तो वो हाथ जोड़ने लगे कि आप मत आया करें, मतलब इतने परेशान हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैं इन्वेस्टिगेशन करता रहा। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन इतनी सुपरहिट निकली कि मैंने कई बार स्टोरी में लिखा और एक हालत तो ये हो गई कि सीबीआई ने अपनी लिस्ट में, सीबीआई की जांच भी हुई उसमें, सीबीआई की जांच हुई तो सीबीआई की जांच में मेरा नाम आया। वो इसलिए आया कि सीबीआई ने पूछा क्षेत्र में कि यहाँ सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। तो उन सब लोगों ने बताया कि आकाश नागर पत्रकार आता है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो सीबीआई मुझसे मिली,
तो मैंने उनको बताया कि हाँ इसमें ये क्लू है। तो एक क्लू हमने उनको बताया राजस्थान में कि यहाँ से बच्चियाँ राजस्थान भी ले जाई जा सकती है। तो सीबीआई मुझे अपने साथ राजस्थान ले गई और वहाँ जब हम गए बच्चियों को ढूंढने के लिए, तो वहाँ एक बड़ी स्टोरी मिल गई हमें, बहुत बड़ी स्टोरी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में वो स्टोरी मेरी संडे पोस्ट में बहुत बड़ी स्टोरी रही थी कि एक गांव राजस्थान में ऐसा है जो अपनी बेटियों से वेश्यावृत्ति कराता है। तो वो जब हम वहां गए तो हमने बहुत बड़ी स्टोरी। बूंदी एक जिला है शायद उसके आसपास है। हाँ, तो मतलब वो बेटियों को ही, मतलब जो उनके घर का पालन पोषण करती है बेटियां ही करती है, वो बेटियों से वेश्यावृत्ति कराते हैं और बाप खुद सौदा करता है अपनी बेटी का। अब तो शायद परिस्थितियां हो सकता है बदल गई हो, लेकिन उस समय तक ऐसा ही था। अच्छा, ये तो ढाई कांड हुआ। एक मसला आता है आपकी पत्रकारिता में, मैं बहुत अच्छी तरीके से देखता था, कासना कांड का एक नाम आता है, जिसमें 3-4 बच्चे थे, कबाड़ी का काम करते थे, मुस्लिम समुदाय से थे, और वो एक उस समय के इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों ने शायद तो उस बच्चों का कत्ल कर दिया था। उसमें आजम खां तक शामिल हुए। वो पूरा प्रकरण क्या है, वो कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन किया आपने और कैसे उसको मुझे पता चला उसका, मेरे जो एक पत्रकारिता के गुरु रहे डॉक्टर इरफान आलम जी, दादरी में रावजी मार्केट में वो डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे। उनका बेटा है अभी भी पत्रकारिता में, तो भाई भी बेटा भी। तो वो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा मैंने। तो उनके पास जैसे मैं जाता था तो उन्होंने बताया कि आकाश सिर्फ तुम ही कर सकते हो इस स्टोरी को। यहाँ आबादी में, नई आबादी कॉलोनी में 3 बच्चे मारे गए हैं और पुलिस ने रहस्यमय परिस्थिति में मारे हैं और उनका अब तक पता नहीं चल रहा है, कई महीने हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे पूछा पता और उन परिवार वालों के पास गया, तो वो परिवार वाले पुलिस ने बड़े विश्वास में ले रखे थे। तो मैं उनसे पूछता रहा, तो एक दिन पता नहीं कहाँ से एक पुलिस वाला मुझे टकराया। तो वो उसने पूछा कि उसको पता चला कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ इस कांड की, बच्चे जो लापता हुए हैं। तो उन्होंने मेरे सामने वो पुलिस वाला रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भाई साहब मुझ पर वो सच जो देखा गया था उस दिन, जो देखा मैंने अपनी आंखों से, मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार रो रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा मेरा साथ नहीं दे रही है। और आप ऐसे शख्स, मतलब टीम का एक सदस्य जो है, हाँ, वहां से आपको वकील मिला। हम तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से बच्चों का मामला खत्म कर दिया गया है। और उसमें एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, आलोक शर्मा उसका नाम था, और बहुत ही चर्चित इंस्पेक्टर था वो, कासना थाने का SHO। उसका नाम सबसे प्रायोरिटी पर आया। तो उसके बाद मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन उधर जोड़ दी पुलिस की तरफ, और गांव वालों की कहाँ से बच्चे उठाए। तो पूरे 6 महीने मुझे लगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, और 6 महीने बाद मैंने वो मामला रहस्यमय। क्या उन बच्चों को तो शायद मेरे ख्याल से भट्टे में जला दिया था कुछ ऐसा? हाँ, वो दरअसल जब मैंने खबर लिखी कि गौतम बुद्ध नगर की हत्यारी पुलिस, तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तहलका मच गया था। ये मतलब पुलिस ऐसे भी कर सकती है। 3 बच्चों को हुआ क्या था कि 3 बच्चे कबाड़ का काम करते थे, वो 12-13 साल के थे, दादरी से जाते थे गेट नोएडा। तो तीनों बच्चों को किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया कि ये पुलिस वालों को दे दिया कि ये चोरी करते हैं, जबकि वो कबाड़ चुकते थे बेचारे। तो कासना थाना था जब, मुख्य थाना गेट नोएडा का, तो वहाँ उनको रखा लॉकअप में। तो आलोक शर्मा रात को आता, वो नशे में रहता था ज़्यादातर, वो इंस्पेक्टर, और उसने आकर उनसे पूछा कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बता नहीं पाए बच्चे। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कौन सा कबाड़ी दादरी में चोरी का काम करता है। तो वो नहीं बता पाए, उन्होंने टॉर्चर किया। तो मतलब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो वो नहीं बता पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं था बेचारों को, छोटे-छोटे बच्चे थे। तो वहाँ उनके साथ मारपीट हुई। तो उस मारपीट में किसी का सर टकराया सलाखों में, एक बच्चे का, और वो वहीं मर गया। और 10 तो जब वो मर गया तो क्योंकि 2 बच्चे और गवाह, वो आई विटनेस हो जाते हैं, आई विटनेस थे, तो उन्होंने फिर उसके बाद उन बच्चों को भी बुर्द कर दिया। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी थी। इसमें मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिली थी, और इसमें मेरी जान की आफत, मतलब ऐसा कि मुझे पत्रकारिता छोड़कर इस प्रदेश से, देश से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि अब तुम्हारी जान खतरे में है। हालांकि मैं डरा नहीं, लेकिन भगवान ने मेरे लिए एक नया चांस उत्तराखंड में खोला। अच्छा जी, क्योंकि नोएडा जो है वो मीडिया हब है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वो तमाम तरह के प्रयास करके यहाँ बड़े संस्थानों में और पूर्वांचल और तमाम जिलों से जो है स्थापित होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उपजाऊ जमीन को छोड़ के
पथरीले रास्तों पर कैसे जाना हुआ, पहाड़ की तरफ कैसे देखिए इस मामले में भी एक विचित्र बात है कि पहाड़ से गंगा मैदान की तरफ बहती है, लेकिन हमारी जो गंगा थी वो मैदान से पहाड़ की तरफ चढ़ी। वो हुआ क्या कि जब मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरे लिए अनुकूल माहौल नहीं है, कुछ मेरे पत्रकार बिरादरी के लोग मुझसे मेरे खिलाफ हो गए थे, अच्छा काम करने की वजह से कांड इन्होंने खोला है, तो मेरे बड़ी तारीफ होने लगी थी, मेरा सम्मान होने लगा था। दिल्ली और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कई जगह मुझे सम्मान मिले, और तब ये स्टोरी इतनी सुपरहिट हुई। तो उसके बाद क्या था कि भगवान ने एक रास्ता तभी ऐसा खोला कि मेरे संपादक जी ने, अपूर्व जोशी जी ने, दी संडे पोस्ट के संपादक, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुझे अब रोमिंग एडिटर बनना है। हाँ, रोमिंग एडिटर बनना है। तो मुझे पहली बार किसी उत्तराखंड, मतलब अपने स्टेट से, अपने एरिया से बाहर भेजा गया। तो वो स्टोरी थी बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव की एक कंपनी थी, वो चलती थी, शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर थी, पतंजलि के तौर पे। तो वो दिव्य फार्मेसी कंपनी थी। वहां ये क्या करते थे कि जो दवाइयों में मानव खोपड़ी जो होती है उसको मिलाते थे पीस के, और जो अंडकोश होते हैं ऊदबिलाव के उनको मिलाते थे, हिरण के सींग होते हैं उनको मिलाते थे। मतलब उनका वो एक तरीके से जो देखा जाए तो वो नियम कानून के विपरीत। हाँ बिल्कुल, वन्य एवं जंतु अधिनियम जो है वो भी उसका भी संरक्षण होना चाहिए। तो जैसे हमने वो स्टोरी निकाली, उसके बाद वो जो बाबा रामदेव की कंपनी थी दिव्य फार्मेसी, उन लोगों ने आंदोलन कर दिया कि हमसे आप गलत करा रहे हैं काम, हम ऐसा काम अनजाने में कर रहे थे। उनका स्वाभिमान जो है वो जगह उनकी आत्मा, और वो बकायदा हिरण की सींगों के साथ सामने आए और प्रदर्शन किया उन्होंने ऊदबिलाव के अंडकोश के साथ। और वो तो उसके बाद वो एक आंदोलन शुरू हुआ बाबा रामदेव के खिलाफ, और मेरी स्टोरी सुपर हिट रही और पूरे देश में तहलका मचा। यहाँ तक कि मुझे जो वृंदा करात है सांसद, उन्होंने अपने पास बुलाया, बोले कि नागर साहब क्या मामला है। मैंने उनको सारा मामला दिया, जब हमने बकायदा रिकॉर्डिंग भी की थी, वीडियो अलग, ऑडियो अलग, बहुत बड़े सबूत थे हमारे। वो आपका अखबार संसद में भी लहराया था। हाँ, तो फिर उसके बाद वृंदा करात जी ने, वो हमारा अखबार संडे पोस्ट संसद में लहराया है। ये आवाज के लिए किसी भी पत्रकार के लिए बड़ी बात होती है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में उसकी खबर पर चर्चा हो। अच्छा, अब वापस एक बार आपके क्षेत्र में लौटते हैं, क्योंकि आप यहीं पल के बड़े हुए। यहाँ की पॉलिटिकल अगर विचारधारा की बात करें तो दादरी को पूरे देश में गुर्जर समुदाय की राजनीतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है, और देश की आज़ादी से अभी तक केवल एक बार शायद मेरे ख्याल से यहाँ से कोई ठाकुर महिला MLA रही थी। उसके बाद से लगातार इस पर गुर्जर जो जाति है, गुर्जर जो समुदाय है, उसके प्रतिनिधि जो है वो लगातार इस पर बनते रहे हैं। महेंद्र भाटी के युग को, महेंद्र भाटी जी का नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है क्षेत्र के विकास में, और देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में उनका एक अपना अलग मुकाम था। ये जो पूरा प्रकरण है, अगर महेंद्र भाटी जी को आप डिफाइन करें, उनके समय की पॉलिटिक्स आपने देखी होगी, क्या था मसला, कैसे उनकी राजनीति? दरअसल देखिए, तब तो हम शुरुआत थी हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन हम देखते थे, हमने कई बार देखा भाटी जी को। महेंद्र भाटी जी एक दबंग नेता थे, और वो जो कहते थे डंके की चोट पर कहते थे, और जो करते थे जनता के हित में करते थे। उन्होंने एक बार सिलारपुर का थाना, सिलारपुर चौकी है शायद, सेक्टर 39 चौकी को आग लगा दी थी, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े रहते थे। तो वो क्या था कि वो ऐसे नेता थे कि जो हमारे यहाँ, मतलब पैदा तो हमारे दादरी क्षेत्र में हुए, लेकिन उनका नाम पूरे देश में हुआ, और आज तक हमें ऐसा महेंद्र भाटी जैसा नेता नहीं मिला। ये भी हम अपने आप को बहुत बड़ा एक तरीके से किस्मत हमारी खराब है कि ऐसे ऐसे नेता मिल रहे हैं जो अधिकारियों से तक से बात नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे विधायक हमारे क्षेत्र में हो गए हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल महेंद्र भाटी जी की बात कर रहा हूँ कि महेंद्र भाटी जी से बस एक ही मिस्टेक हुई कि उन्होंने कुछ जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपने इर्द गिर्द संरक्षण दिया, और वही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाद में उनके लिए नुकसान, कोप का भाजन बढ़ गया। ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं तो आज महेंद्र भाटी जी न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते, बल्कि देश में भी हमारी शान हुआ करती। अच्छा, देश में जब भी राजनीति की बात होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपद गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करेंगे, तो राजेश पायलट जी के अंदर से एक किसान नेता की खुशबू आती थी, और वो निश्चित तौर पे वो जातियों में कभी बंध के नहीं रहे। इस क्षेत्र में उनकी पॉलिटिक्स वो किस तरीके से आगा, क्योंकि यहाँ से निकल के दौसा तक उन्हें जाना पड़ा। अपने क्षेत्र में भी आदमी पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन उनका खैर वो अपना व्यक्तिगत मसला रहा होगा। लेकिन
अगर हम बात करें राजेश पायलट जी की, तो राजेश पायलट जी का बयान मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि संसद में वो बड़े नेताओं से कहा करते थे कि भाई एमएलए यहाँ कभी कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं रहा, कि भाई अगर मैं कहता हूँ तो यार अपने यहाँ से कि एमएलए तो जिता के ले आओ, तो वो उन्हें आप किस तरीके से अपने शब्दों में सुशोभित करेंगे राजेश पायलट जी को? दरअसल क्या था कि देखिए, एक कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का देव। तो हमारे यहाँ भी ये कहावत बहुत बड़ी सिद्ध होती है। मतलब लोगों को ये लगा कि वही राजेश पायलट जो दूध बेचने कभी दिल्ली जाया करते थे और दूध बेचते बेचते वो कब पायलट बन गए और फिर पायलट बनकर कब राजनीति में पहुंचे और राजनीति में पहुंचकर शीर्ष नेतृत्व में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। तो क्योंकि लोगों की नजरों में वही गोंधू कहते थे राजेश पायलट, जो गांव का नाम था वही था, और वो हल्के में लेते थे उनकी बात को। उन्होंने सबसे पहले जिले सिंह भाटी जी की अपील की कि इसको विधायक बनाओ मेरी पार्टी से, मैं बोलने लायक रहूंगा, मैं कहूंगा कि मैं अपने क्षेत्र से विधायक बनाया। लोगों ने नहीं बनाया उनको। फिर उसके बाद वो बेदराम नागर जी को लाए, बहुत बड़े उद्योग। अच्छा, बेदराम नागर जी की मैं बात बता दूं आपको, पूरी दुनिया में, पूरे देश के मिल्क किंग के तौर पे उन्हें जाना जाता था। पारस समूह जो है उसके वो फाउंडर रहे और उन्होंने बिल्कुल ज़मीन से अपने आप को खड़ा किया। तो जब तक मुझे लगता है कि शायद क्षेत्र में राजनीति रहेगी तो उनका नाम चौधरी साहब का जरूर लिया जाता रहेगा। उन्हें किस तरीके से सुशोभित करेंगे? क्योंकि मुझे एक घटना बहुत अच्छी तरीके से याद है कि वो विधानसभा का चुनाव जब लड़े तो शायद हम लोग भी पत्रकारिता में शुरुआती दौर में आए थे, मतलब कुल मिला के हम उस समय प्रूफ रीडिंग की वो करते थे। तो किसी ने कहा, हम लोग क्योंकि नईवास में उनका ऑफिस था, वहीं पे अपना गए, एक बार जाके कहा कि चौधरी साहब आपने चुनाव जो है बड़ा महंगा कर दिया, क्योंकि देसी घी में पूरियां बन रही थी, सब चीज़ें वो हो रही थी, हमने भी खाई थी। हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब के व्यक्तित्व थे। तो वो उन्हें टिकट मिला, टिकट मिलकर वो एमएलए का चुनाव लड़े इस क्षेत्र में, और चुनाव लड़के हालांकि लूज कर गए। वो मेरे ख्याल से महेंद्र भाटी जी के सामने, नहीं समीर भाटी जी थे। अच्छा, महेंद्र भाटी जी के बाद समीर भाटी थे, उनके सामने चुनाव लूज कर गए। और उसके बाद फिर अगली बार उनका चुनाव हुआ, और मुझे एक घटना छोटी सी याद है। उस समय गुलाम नबी आज़ाद शायद मेरे ख्याल से यहाँ का इंडिपेंडेंट क्या ही था, उनके पास महासचिव थे, बड़े करीबी माने जाते थे। टिकट हो भी गया था चौधरी साहब का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अर्जुन सिंह जी के दत्तक पुत्र के तौर पर माने जाते हैं, चौधरी रघुराज सिंह बिशनपुरा से, शायद उन्होंने कोई टिकट कटवा दिया उनका। तो क्या वो प्रकरण अगर आपको कुछ याद हो तो? दरअसल उसके बीच में लखीराम नागर जी भी आए थे। अच्छा। हुआ ये कि बेदराम नागर जी जब जीत के मुहाने पर थे, लग रहा था कि बेदराम नागर जीत जाएंगे, तो फिर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती करी। कांग्रेस ने बेदराम नागर का टिकट काट के लखीराम नागर को कर दिया। अच्छा। लखीराम नागर को लोग ज्यादा नहीं जानते थे बेदराम जी की अपेक्षा। उनका बेदराम जी का बड़ा कद था, बड़ा कद। हाँ, तो लखीराम नागर जो कुछ लोग ज्यादा नहीं एक्सेप्ट कर पाए, उनको भी हरा दिया। फिर उसके बाद बात फिर से बेदराम नागर जी को टिकट मिलेगा, क्योंकि गलती कर दी थी कांग्रेस ने लखीराम जी को लाकर। तो उस गलती को सुधारने के लिए फिर लोग कहने लगे कि बेदराम नागर जी मैदान में। लेकिन उधर अर्जुन सिंह अड़ गए। अर्जुन सिंह के प्रिय रघुराज सिंह जी थे। रघुराज सिंह ने, अर्जुन सिंह ने बिल्कुल एंड टाइम पर, जब टिकट हो गया था, बड़ा कांटे का चुनाव रहा वो, मतलब बेदराम नागर जी का भी टिकट हो चुका था फाइनली, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका नाम बेदराम जी का काट के रघुराज जी का कराया, और तब रघुराज जी का फाइनल टिकट हो गया था और वो जीतने ही वाले थे। लेकिन एंड टाइम पर बेदराम चाचा को लगा कि यार, मतलब कोई आदमी यहाँ से अगर जीत रहा है तो वो मेरा क्षेत्र है, क्योंकि रघुराज जी नोएडा से थे, तो लोगों में एक जो उनके प्रति सिंपैथी थी बेदराम नागर जी के प्रति। मैं ये भी बता दूं कि अगर दादरी की बात करें तो दादरी जो अपने गुर्जर बिरादरी के जो वोटर हैं, वो भाटी और नागर दो बड़े समुदाय हैं, और इन्हीं के बीच में, इन्हीं गोत्रों के बीच में यहाँ राजनीतिक हमेशा प्रतिद्वंदता रहती है। और निश्चित तौर पर नागर जो गोत्र है वो अपने आप में चौधरी साहब को अपने नेता मानता है जी। तो फिर लोगों में भी ये लगा कि यार, हमारे बेदराम नागर जी के साथ 2 बार नाइंसाफी हुई है, और अब अगर जीतता है रघुराज तो वो भी नाइंसाफी होगी। तो ऐसे में उनका जो सॉफ्ट मन था, जो सहानुभूति थी बेदराम प्रति नागर जी की प्रति गई, और फिर वो जीत हुई नवाब सिंह नागर की। हाँ, क्योंकि नागर एक तरफ हो गया जी जी। यार, मतलब गोत्रवाद में चुनाव नागर बेदराम नागर जी नहीं,
तो नवाब सिंह, नवाब सिंह राजू। तो तब नवाब सिंह जी जीते थे। तब हमारी दादरी और नोएडा एक ही विधानसभा सीट। अब सुरेंद्र नागे जी जो है राज्यसभा में दूसरी बार राज्यसभा के, और मैं सुरेंद्र नागे जी के बारे में बता दूं, केवल विधानसभा छोड़कर बाकी सब वो एमएलसी रहे, वो एमपी रहे। गौतम बुद्ध नगर के इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। वो पहले, क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र था, ये खुर्जा लोकसभा क्षेत्र में माना जाता था, और वो रिजर्व कैटेगरी में थी। तो पहले सांसद के तौर पे सुरेंद्र नागे जो थे यहाँ पे पहली बार अस्तित्व में आई हाँ। गौतम बुद्ध नगर सीट, हाँ, और जनरल में तो पहली बार एमपी रहे। उससे पहले वो एमएलसी रह चुके थे स्थानीय निकाय से, और 2 बार राज्यसभा में पहुंच गए हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्य सचिव के तौर पे निश्चित तौर पर गुजरों के बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं, बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के, जी। तो वो भी बहुत बड़ी बात। अच्छा नागर, अब बिल्कुल एक अंतिम, वो जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा चीज़ें, और आप जहाँ बैठे हो आर्थिक तौर पर मेरे ख्याल से देश का सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, तीनों यही तमाम तरह की मीडिया है। तो आप जो नवोदित पत्रकार हैं उनको, नवोदित नेता हैं उनको, और जो पुराने नेता हैं उनको भी क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि राजनीति में गिरावट ना आए? दरअसल क्या है, आज की जो राजनीति हो गई है सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर, आर्थिक, जिसके पास पैसा है उसी को लोग नेता समझते हैं। आप समाज में कितना भी घूम लीजिए, समाज के लिए दिन रात काम कर लीजिए, आपको लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे। आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, बड़ा मोबाइल होगा, 8-10 लड़के रहेंगे आपके साथ, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद करने वाले, तो आपको लोग पलकों पर बिठा लेंगे। फिर आप पैसा खर्च करेंगे और आप बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे। नेता बनने की अब कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन नेता पहले वो बनते थे कि जो समाज सेवा करते थे, जिसको जनता नेता बनाते थे। आजकल पैसा नेता बनाता है। आजकल का जो जमाना है वो ये है कि पैसा ही नेता बना देता है, लेकिन पहले जनता बनाती थी। ये आजकल जो पैसे नेता बना रहे हैं वो जनता के काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जैसा पैसा उन्हें नेता बनाता है, ऐसी नेता पैसे को बनाता है। बस यहाँ की राजनीति यहाँ दी एंड होगी। समाज की सेवा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। दूसरी बात कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ने खत्म कर दे डाल दिया आज की डेट में। कोई भी आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार बन गया है। पत्रकार का एक टेरर हुआ करता था, एक रॉ होता था, एक इज्जत होती थी, एक मान सम्मान होता था, वो इन लोगों डिग्निटी होती थी, वो खत्म कर दिया है। हर कोई यूट्यूबर बन गया है, हर कोई मोबाइल को लेकर बहुत बड़ा पत्रकार बन गया है, लेकिन उनको पत्रकारिता की ABCD भी नहीं पता। ये भी पता नहीं है पत्रकारिता की फुल परिभाषा क्या होती है और येलो जर्नलिज्म क्या होती है। येलो जर्नलिज्म है आजकल देखा जाए, फेयर जर्नलिज्म तो है ही नहीं कहीं भी। और जैसे हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, वो तो अब कहीं रही नहीं। बस सिर्फ किसी नेता का मुंह के आगे माइक लगाया, उसकी 2 बात सुनी, करी और होगी पत्रकारिता। ये नहीं है। खोजी पत्रकारिता अब खत्म हो चुकी है। आजकल पत्रकारिता अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो नए बच्चे इस पत्रकारिता में आ रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं। पहले मर्म था, कई लाखों पहले मर्म था। हम लोग जब थे तो दूसरे के दर्द को अपनी आंखों में, आंसुओं को दूसरे को अपनी आंखों में ले लो और उनको कागज पर, वही पत्रकारिता थी। और तब क्योंकि हमारे जमाने में ये भी जरूरी नहीं था कि आप मतलब जर्नलिज्म करके डिग्री लेके आएंगे। हमने बिना डिग्री लिए ही जब 12वीं की क्लास करने के बाद सीधे मैं पत्रकारिता में चला गया और मैंने BJMC, MJMC, PG, DJMC तीनों के तीनों कोर्स पत्रकारिता करते उत्तराखंड से। तो तब देखा कि ये कोर्स बहुत जरूरी है। तो हम कहीं एक वो ना बन जाए, एक कैसे कहते हैं ना उनको, जैसे वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, झोला छाप पत्रकार ना डिग्री होनी चाहिए। तब हमने डिग्री लिया। हमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने डिग्री खुद फील्ड में जाके हमने पहाड़ों पर खाक छानी है, हमने दुनिया के बहुत दुख दर्द देखे हैं, हमने उनको बहुत ही ज्यादा फील्ड की रिपोर्टिंग करके तब क्षेत्र में आए हैं और तब जाके हमने मुकाम हासिल किया है। और आप सब लोगों की दुआ रही तो मैं बहुत बड़े स्तर पर सिर्फ ये पत्रकारिता में कुछ करने के लिए, मतलब सिर्फ सच की पत्रकारिता। आज
मेरे पिछले 25 साल की पत्रकारिता के इतिहास में सिल्वर जुबली बन चुकी है। मेरा कोई भी एक पैसे का आरोप नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग का नहीं, किसी का एक पैसे लेने का नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य, मेरा सबसे बड़ी धन की कमाई, या कि समझे मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है कि मैं जाता हूँ कहीं तो लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाई पत्रकार हो तो आकाश नागर जैसा। तो मेरा, चलिए, पत्रकार हो तो आकाश नागर जैसा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर एक शख्सियत के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।